हाय गाइस, मैं प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टेथ होल्डर। हमारी पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है हर्ट का, एंड एसए नोड, एवी नोड, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था एंड वी हैव ए गुड नॉलेज अबाउट दैट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ द एक्चुअली एसए नोड वर्क्स and how the SA node transmit their impulse to the myocardial muscle। तो SA नोड और मायोकार्डियम के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है गैप जंक्शन के थ्रू। ठीक है, हमने ये देखा था कि हार्ट की जितनी भी सेल्स होती है उनके अंदर जो जंक्शन पाया जाता है वो होता है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन से क्या होता है कि वो साइटोप्लाज्म से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो उनमें इजीली कोई भी कैटायंस की वेव होती है, जो भी इम्पल्स होते हैं वो इजीली पास आउट हो जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब क्या देखा हम क्या समझते हैं कि ऐसे नोड है वो क्या कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है। ऐसे नोड कहाँ पे है, राइट एट्रियम में है। ठीक है, राइट एट्रियम में ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है। वो इम्पल्स कहाँ जा रही है, एवी नोड के थ्रू जा रही है बंडल ऑफ हिज में, वहां से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और वहां से पुरकिंजे फाइबर में, और कहाँ तक पहुंच रही है, लास्ट में मायोकार्डियल सेल तक या मायोकार्डियल मसल तक पहुंच रही है। तो ये पूरा पाथवे रहता है कि कैसे इम्पल्स ट्रेवल करते हैं, और जितने भी इम्पल्स, ये पूरा पाथवे है, ये जो ट्रेवलिंग का पाथवे है, इनके बीच में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहती है उन सभी सेल्स के बीच में कौन सा जंक्शन प्रेजेंट रहता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ द एसए नोड एक्चुअली वर्क। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे एसए नोड है, थोड़ा सा शायद क्लियर विजन नहीं होगा। यहाँ पे ये ऐसे नोड लिख रखा है मैंने, और ये है जो कार्डियक मसल है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि एक मैंने ऐसे नोड की एक पर्टिकुलर एक सेल ली है, उसको मैंने रिप्रेजेंट करा है, और उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो इम्पल्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नोड को लिया है और यहाँ पे मैंने मायोकार्डियम को लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम लिखना भूल गया, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाम। तो क्या होता है कि ऐसे नोड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले देख लीजिए, ये जो चैनल होते हैं ये सोडियम लीकी चैनल होते हैं। सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल क्या होते हैं, ये क्या एक नोटी चैनल होते हैं। जैसे घर में शरारती बच्चे होते हैं ना, ऐसे नोटी चैनल होते हैं, कभी भी शांति से बैठते नहीं है, कभी भी नहीं बैठते। ये क्या करते हैं, कुछ न कुछ माथापच्ची करते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही इनको क्या मिलता है, बाहर सोडियम मिलता है, ये पकड़ पकड़ के अंदर देते रहते हैं। क्या करते हैं, पकड़ कर। लीकी मतलब समझते हैं ना, लीक, कोई भी चीज लीक हो रही है मतलब वो हमें चाहिए नहीं, फिर भी वो हो रही है, बट यहाँ पे तो चाहिए क्योंकि हमें कंडक्शन मेंटेन करना है। तो ये क्या हो रही है कि सोडियम क्या हो रहा है, लीक हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, ऐसे नोड की सेल के अंदर लीक हो रहे हैं। लीकी सोडियम लीकी चैनल के थ्रू क्या जा रहा है, सोडियम कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है, ऐसे नोडल सेल के अंदर। तो देखिए, इन सब चीजों को समझने से पहले आपको थोड़ा नर्व की फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, वो शायद आपको अटपटी भी लगे और शायद आपने पहले पढ़ी भी होगी। तो देखिए, एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि जैसा नाम में स्पष्ट है कि कोई सेल है जो क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में है, और उसके ऊपर, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर उस टाइम पे क्या पोटेंशियल है, उससे कहेंगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर मैं देखो, रेस्ट तो कुछ होता नहीं है, बेसिकली रेस्ट तो कुछ होता नहीं है। तो रेस्ट हमने किसे कहा कि कोई भी सेल है, मतलब जो एक्साइटेड नहीं है, जो नॉर्मली ऐसे ही है, तो उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, बॉडी की हर टाइप की सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाया जाता है। भले वो कार्डियक की सेल हो, भले वो ब्रेन नर्वस नर्व सेल हो, भले वो कोई भी कौन सी भी प्रकार की एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की सेल हो, कोई भी सेल हो, उन सभी के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाया जाता है। एक तो हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्शन पोटेंशियल एक वेव होती है कैटायंस की, या वेव होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। वो क्या करती है, वो जो वेव होती है वो पूरी या तो नर्व में ट्रांसमिट होगी या किसी भी मीडियम के अंदर ट्रांसमिट होगी,
और उस वेव क्या कैरी करती है, इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं नर्व की बात करूं, कोई सी भी नर्व ले लेते हैं, तो उसके अंदर जब भी एक्शन पोटेंशियल या कैटायन की वेव ट्रांसमिट करती है, तो अल्टीमेटली क्या कॉज करती है, वो कॉज करती है न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज। तो एक्शन पोटेंशियल वहां भी क्या काम करता था, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या था, वेव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ भी वही है, वेव ऑफ कैटायंस और इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली सोडियम की वेव होती है, ठीक है। तो हमने दो टर्म पढ़ी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पढ़ी एक एक्शन पोटेंशियल। एक होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, इसी एग्जांपल से समझ लीजिए। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब होता है कि वह मिनिमल पोटेंशियल, मिनिमल मतलब कम से कम पोटेशियम, अरे पोटेशियम सॉरी, पोटेशियम नहीं, पोटेंशियल, कम से कम पोटेंशियल जो किसी भी चैनल एक्स वाई जेड, कोई भी चैनल हो, भले कैल्शियम हो, भले पोटेशियम का चैनल हो, भले सोडियम का चैनल हो, वह मिनिमल पोटेंशियल जो किसी भी चैनल को खोलने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये कैल्शियम के चैनल है, ये क्या है, ये मैंने लिखा है कि क्या है, कैल्शियम के चैनल है, ठीक है, कैल्शियम के चैनल है। अगर मुझको इसे खोलने के लिए किसी पोटेंशियल की आवश्यकता है, ठीक है, इसमें भी देखो चैनल्स भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, एक तो मैकेनिकल हो सकते हैं, ठीक है, और एक किससे हो सकते हैं, पोटेंशियल से हो सकते हैं। तो अगर ये चैनल कैसे है, पोटेंशियल रेगुलेटेड चैनल है या वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल है या वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो इनमें क्या होगा कि एक सर्टन पोटेंशियल पे, एक मिनिमल सर्टन पोटेंशियल पे ये चैनल ओपन होंगे। तो उस मिनिमल सर्टन पोटेंशियल को मैं क्या कहूंगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किसे कहूंगा मैं, जिस पोटेंशियल पे कोई भी पर्टिकुलर, हम अलग अलग में अलग अलग पढ़ेंगे, कोई भी पर्टिकुलर चैनल ओपन होता हो उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वो किसके, अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की डेफिनेशन में इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है। बट अगर आप नर्वस फिजियोलॉजी में जाएंगे तो वहां पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। वो चाहो तो मैं बता देता हूँ। नर्वस में क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वह पोटेंशियल होता है जो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए चाहिए होता है, रिक्वायर, मस्ट, जरूरी होता है वो, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हमने नहीं पहुंचाया तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसमें भी वही है, अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने बताया कि किसी भी चैनल को खोलने के लिए जरूरी होता है। अगर अगर ये चैनल जब खुलेगा तभी जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अल्टीमेटली तो वही निकलता है। बट डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि मुझे आपको कार्डियक फिजियोलॉजी समझानी है। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि कोई भी पोटेंशियल जो किसको खोलने के लिए काम आता हो, या मिनिमल पोटेंशियल, सर्टन पोटेंशियल जो किसको खोलने के लिए काम आता हो, किसी भी चैनल को खोलने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम थ्रेशोल्ड। तो हमने क्या पढ़ लिया, आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एपी एक्शन पोटेंशियल, टीपीएन थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये हमने तीन चीजें देख ली। तो अब हम बात करते हैं ऐसे नोड की और कार्डियक सेल की, कार्डियक मसल की। जो ऐसे नोड होता है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्स 50 या 55 माइनस में -55 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है, -55 मिलीवोल्ट। देखिए अभी माइनस का क्या सीन है कि -55 मिलीवोल्ट क्या है, ये होता कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो देखो अभी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अभी आपको बताऊं। फिर नेक्स्ट जब कभी भी टाइम मिला, मतलब नेक्स्ट जब भी लेटर ऑन हम जब भी डिस्कस करेंगे ऑन आवर नर्वस फिजियोलॉजी, तब मैं बताऊंगा। एक बार आप समझने के लिए एक बार याद कर लीजिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका कितना है, -55 मिलीवोल्ट। तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब है, जब सेल एकदम रेस्ट में है। सेल रेस्ट में है, पोटेंशियल है -55 मिलीवोल्ट। तो ये क्या है, जो सोडियम लीकी चैनल होते हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार क्या करते हैं, दे 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 क्या करते हैं, अंदर डालते रहते हैं, किसको, सोडियम को, बिना किसी मतलब के डालते रहते हैं। तो जैसे जैसे सोडियम आएंगे, ये इसका सोडियम कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे ही अगर देखिए आप क्या समझते हैं कि सोडियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर हमेशा सोडियम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पोटेशियम। तो सोडियम बाहर से कहाँ आएंगे, अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर से कहाँ आएंगे, इंट्रा सेलुलर के अंदर आएंगे। तो जैसे ही सोडियम चैनल ये
सोडियम तो वैसे आ ही रहे, लीकी चैनल है तो सोडियम कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। जैसे ही अंदर आएंगे कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो -55 से ये पोटेंशियल कितना हो जाता है, -40 मिली वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है, -40 मिली वोल्ट हो जाता है। अब देखिए, अब अकेला सोडियम लीकी चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अकेला करके क्या करेगा, एक तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या है कि जो ये सोडियम लीकी चैनल है इसका भी कंट्रीब्यूशन इसको -40 तक लाने में है। और एक दूसरे टाइप के चैनल होते हैं जिसे कहते हैं हम ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। कौन से चैनल, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि वो कुछ समय के लिए एक्टिव रहेंगे, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से चैनल, फर्स्ट तो सोडियम लीकी चैनल, एंड सेकंड होते हैं वो ट्रांजिएंट, से मैंने लिखा है टी, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। ये दोनों चैनल क्या होते हैं, खुले रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो यहाँ से कैल्शियम अंदर आ रहा है, एक तरफ से क्या अंदर जा रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है। तो जो सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल था, जो -55 मिलीवोल्ट था, वो इन दोनों कैटायनों की वजह से क्या हो जाता है, -45 मिलीवोल्ट हो जाता है। और जो ये -45 मिलीवोल्ट है, ये किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बराबर। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या था कि पोटेंशियल वह मिनिमल पोटेंशियल जो किसी चैनल की ओपनिंग के लिए या फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आवश्यक हो, या असेंशियल हो, या मस्ट मतलब जरूरी हो, उसके बिना नहीं होगा, उससे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो हमने इससे क्या ऑब्टेन किया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑब्टेन किया, जो कितना है, -40 मिलीवोल्ट। जैसे ही -40 मिलीवोल्ट हुआ तो उसकी प्रेजेंस के अंदर वोल्टेज गेटेड लॉन्ग लास्टिक कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। लॉन्ग लास्टिक कैल्शियम चैनल और वोल्टेज गेटेड क्यों का, क्योंकि ये -40 मिलीवोल्ट पे ही खुलते हैं। अगर इसका पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट नहीं होता है, अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही रहता है, अगर -55 मिलीवोल्ट ही रहता है, तो ये चैनल कभी भी नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये कैसे है, वोल्टेज गेटेड है। तो कौन से चैनल खुले, वोल्टेज गेटेड लॉन्ग लास्टिक कैल्शियम चैनल। तो जैसे ही लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल खुलते हैं, सडनली बहुत सारे कैल्शियम क्या करते हैं, सेल के अंदर आते हैं। कितने, बहुत सारे, हम काउंट मतलब एक समय में बहुत सारे अंदर आ जाते हैं, और कितने बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, क्या कहते हैं हम, जैसे ही कोई सेल के अंदर आता है या फिर किसी नर्व के अंदर कोई कैटायन की एंट्री होती है, तो उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स, INFLUX। और जैसे ही कोई सेल से बाहर जाता है तो उसे हम कहते हैं ईफ्लक्स। क्या कहते हैं, ईफ्लक्स और इनफ्लक्स। तो जैसे ही कैल्शियम का बहुत ज्यादा इनफ्लक्स होगा, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, प्लस में या पॉजिटिव में अंदर बढ़ने लग जाएगा। तो पोटेंशियल लगभग कहाँ पहुंच जाता है, -40 मिलीवोल्ट से +5 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। किसकी वजह से जाता है, लॉन्ग लास्टिक कैल्शियम चैनल की वजह से। तो +5 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच गया, क्या हुआ, पूरी सेल क्या होगी, डीपोलराइज होगी। क्या होगी, डीपोलराइज। अब जैसे डीपोलराइज मतलब पोलराइजेशन क्या होता है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो रेशियो, मतलब पोलराइज से पोलरिटी से क्या समझते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। एक चीज समझ लीजिए कि सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल का आउट पोर्शन है, और ये सेल का इनर पोर्शन। ठीक है, तो आउट पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे सोडियम इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं, और सेल के अंदर की और क्लोराइड और पोटेशियम प्रेजेंट रहते हैं। बट कंपैरेटिवली यहाँ पे सोडियम ज्यादा होते हैं और यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा होते हैं। बट पोटेशियम ज्यादा होते हैं बट क्लोराइड से ज्यादा नहीं होते। पोटेशियम होते हैं अंदर बट क्लोराइड से ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे क्या ज्यादा होता है, क्लोराइड। तो क्लोराइड ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोल होता है तो उसे हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, और जैसे ही कोई मैं, या तो मैं क्या करूं कि अंदर मैं क्या कर दूं, पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, तो क्या होगा, पोलैरिटी कम हो जाएगी। या फिर मैं बाहर क्या कर दूं, कोई नेगेटिव चार्ज डाल दूं, तो भी क्या होगा, ये पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, -40 मिलीवॉट से कहाँ चले गए हम, +5 मिलीवोल्ट पे चले गए। मतलब कि जो अंदर का जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो बाहर तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पे बाहर तो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा है, और अंदर क्या है, +5 है। मतलब कि जो
क्लोराइड था, जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे हमने क्या टर्म किया, डीपोलराइजेशन। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होते हैं, बाकी तो ये सारा टॉपिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं हम। तो क्या हो गया, +5 हो गया। पहले सबसे पहले क्या था, -55 मिलीवोल्ट। फिर जैसे ट्रांजिएंट और वो लीकी दोनों ने काम किया, कितना हो गया, -40 मिलीवोल्ट। फिर उसके बाद में लॉन्ग लास्टिंग ने काम किया, फिर कितना हो गया पोटेंशियल, +5 मिलीवोल्ट। जैसे ही +5 मिलीवोल्ट हो जाता है तो कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो जाता है। पर उसके बाद क्या होता है, देखो हमें कोई भी चीज परमानेंट तो चाहिए ही नहीं। अगर आप समझो कि अगर ये कंटिन्यूअसली, अगर ये +5 ही रहेगा, मतलब कि कंटिन्यूअसली जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, तो कोई नया इंपल्स तो जनरेट हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक देखिए, जब छोड़ो वो तो बाद में आएगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो छोड़ो। तो एक होता है कि ये कहाँ पहुंच गया, +5 पे पहुंच गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसको वापस प्रीपोलराइज करनी, मतलब वापस हमें वही उसको पोटेंशियल को वापस कहाँ तक लाना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक लाना है। कहाँ लाना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक लाना है। तो क्यों लाना है, क्योंकि हमें नया इंपल्स जनरेट करना है, वापस नई बीट जनरेट करनी है। तो क्या करना है, इस +5 को हमें कहाँ ले जाना है, वापस 55 पे ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो अंदर जो पोटेशियम प्रेजेंट है, अंदर जो पोटेशियम प्रेजेंट है, क्या कर रहा हूं मैं, उसको बाहर निकाल रहा हूँ। बाहर निकाल रहा हूँ मतलब जो सेल है उसके बाहर भेज रहा हूँ। तो मैं कौन से चैनल खोल देता हूँ, पोटेशियम चैनल खोल देता हूँ। और वो कौन से पोटेंशियल पे खुलते हैं, +5 मिलीवोल्ट पे। तो पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और जिससे क्या होगा कि बहुत सारी अमाउंट के अंदर पोटेशियम क्या हो जाएंगे, सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो जो सेल का जो पोटेंशियल था, जो सेल का जो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ था कैल्शियम और सोडियम की वजह से, वो वापस रिड्यूस या फॉल कर जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि पोटेशियम चैनल वापस खुल गए। तो ये कंप्लीट था कि कैसे कैसे स्टेप्स चलती है। सबसे पहले सोडियम, फिर ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, फिर लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल, और फिर अल्टीमेटली पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और सब कुछ वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक वापस आ जाती है। तो इसको वापस हमने ग्राफिकल मैनर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि ग्राफिकल मैनर में, हाँ देख लीजिए एक बार कि ये मैंने लिया है पोटेंशियल और ये लिया है मैंने टाइम। टाइम और पोटेंशियल, पोटेंशियल लिया है मैंने मिलीवोल्ट के अंदर और टाइम तो मिली सेकंड के अंदर चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -55। फिर यहाँ पे था, यहाँ पे कौन कौन से चैनल खुले, एक तो सोडियम लीकी चैनल खुले और दूसरे कौन से थे, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। जैसे ही इनका कैल्शियम का और सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ के कहाँ पे पहुंच गया, -40 मिलीवोल्ट, जो क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। फिर उसके बाद में क्या खुल गया, जो लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल थे वो खुल गए। जैसे लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो पोटेंशियल होगा, जो सेल का अंदर का पॉजिटिव पोटेंशियल था वो क्या होगा, राइज कर जाएगा। तो क्या हुआ, हमें एकदम सडन से एकदम क्या देखने को मिला, पीक देखने को मिला। सडन से पीक देखने को मिला, यहाँ तक एकदम फुल कितने तक चला गया, 5 मिलीवोल्ट तक चला गया, प्लस के 5 मिलीवोल्ट तक चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पोटेशियम चैनल थे वो क्या आ गए, खुल गए। उसने क्या किया, वापस पोटेशियम चैनल, पोटेशियम बाहर गए, सेल से बाहर गए। तो क्या हुआ, सेल का जो अंदर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ और वापस कहाँ पहुंच गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक। तो ये तो पूरी समरी थी ऐसे नोड की। तो यहाँ से इंपल्स कहाँ गए, ऐसे नोड ने, अगर ऐसे नोड के अंदर कोई इंपल्स जनरेट हुई है तो समझो ऐसे नोड, यहाँ पे ऐसे नोड के अंदर इंपल्स जनरेट हुई, ये कैरी होगी एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से पुर्कीजे फाइबर और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगी, मायोकार्डियम तक। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। मतलब जो भी इंपल्स यहाँ पे जनरेट होगी वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी, मायोकार्डियम पे जाएगी या कार्डियक मसल पे जाएगी। ऑब्वियस है, क्योंकि गैप जंक्शन प्रेजेंट है। तो जो भी एक्टिविटी यहाँ हुई उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो अब क्या हुआ कि अब ये हम जाते हैं कार्डियक मसल की ओर। कार्डियक मसल के अंदर क्या होता है कि, हाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियक मसल के अंदर क्या होता है। कि ये मैंने क्या नाम नहीं लिखे, तो मैं आपको बताते जाता हूँ, साथ साथ में लिखते जाता हूँ। जो कार्डियक मसल होती है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो कार्डियक मसल होती है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 टू -90 कह सकते हैं, या -85 मिलीवोल्ट। कितना, -90 और -85 मिलीवोल्ट। देखिए ये जो प्रेजेंट, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल का अलग अलग हो सकता है। न्यूरॉन का +70 +60 वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, +40। इसका कितना था अपने, +50 -55
ठीक है, मैक्सिमम लेवल पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। जैसे एस नोड का -55 मिलीवोल्ट था, ऐसे इसका कितना है -90 या 80 85 जो भी ले रहा, एक पर फिक्स तो है नहीं, ठीक है। तो कितना है -90 या -85 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई वेव आई, क्या आया, बाहर से इम्पल्स आया, तो क्या हुआ, सोडियम की क्या की बहुत ज्यादा एंट्री करा दी अंदर। किसके अंदर करा दी, मायोकार्डियल सेल के अंदर। जैसे कोई बाहर से ऐसे नोड से इम्पल्स आया तो उससे क्या हुई, जो फास्ट सोडियम चैनल थे वो क्या हुए, खुल गए, और उससे क्या हुआ, सोडियम का अचानक से बहुत ज्यादा इनफ्लक्स हो गया। ठीक है, क्या हुआ, इनफ्लक्स हो गया। तो जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज या कैटायंस अंदर गए। तो कैटायंस के अंदर जाने से क्या होगा, कैटायंस के अंदर जाने से क्या होगा कि जो जो नेगेटिव पोटेंशियल था अंदर वाला, वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल जो भी अंदर था वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। और ड्रॉप होने से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तक चला जाता है। ठीक है, तो देखो जो सोडियम चैनल है वो लीकी चैनल नहीं, उसमें क्या ऐसे नोड में क्या कौन से टाइप के थे, लीकी चैनल थे। इसमें कौन से टाइप के हैं, लीकी चैनल नहीं, ये फास्ट है, एकदम क्विकली रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये क्या ले जाते हैं, एकदम से जो पोटेंशियल था उसको क्या ले जाएंगे, पॉजिटिव ले जाएंगे। तो जो -90 या -85 मिलीवोल्ट से इसको ले जाते हैं +20 मिलीवोल्ट तक। कहां तक ले जाते हैं, +20 मिलीवोल्ट तक ले जाते हैं। जैसे ही +20 मिलीवोल्ट तक जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे एक मतलब पोटेशियम मतलब पोटेंशियल या वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये जो पोटेशियम चैनल, ये जो पोटेशियम चैनल, ये +20 मिलीवोल्ट पे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ये जैसे ही ओपन होंगे तो क्या होगा, जो अंदर के जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, जो अंदर के जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। जैसे ही बाहर जाने लगेंगे तो क्या होगा, जो सेल का जो पॉजिटिव पोटेंशियल था, जो कितना था +20 मिलीवोल्ट, उसमें क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो हमें एक क्या सडन फॉल, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, उसके बाद से फास्ट सोडियम चैनल खुले तो उन्होंने क्या किया, एकदम से डिपोलराइजेशन किया। फिर यहाँ गया +20 पे, +20 पे जाते क्या हुआ कि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे वो खुल गए। उन्होंने क्या किया, पोटेशियम को बाहर धर दिया, बाहर फेंक दिया सेल से। तो उससे क्या हो गया, जो सेल का जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। ठीक है, पोटेशियम चैनल खुलने से क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसका। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे कि पोटेशियम चैनल खुले उसके कुछ मिली सेकेंड बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल थे, जो लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चैनल थे कैल्शियम के, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और बहुत सारी अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम आने लग जाता है। तो पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है, क्या कर रहा है, पोटेशियम तो बाहर जा रहा है, बट साथ साथ में क्या कर रहा है, कैल्शियम अंदर भी आ रहा है। देखो देखो समझो पूरा क्या आता है कि सोडियम होता है, फास्ट सोडियम चैनल से क्या होता है कि एकदम रैपिडली कहाँ जाता है, +20 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे +20 मिलीवोल्ट पहुंचता है उसके तुरंत बाद पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर जाने लगता है और सोडियम अंदर आना बंद हो जाता है। कुछ देर तक पोटेशियम चैनल खुले रहते हैं और बाहर जाता रहता है, जाता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि साइमल्टेनियसली कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम क्या अंदर आने लग जाता है। तो एक साइड से तो पोटेशियम बाहर जा रहा है और दूसरी साइड से कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो मतलब नेट इफेक्ट कुछ होता नहीं है, ज्यादा खास कुछ पोटेशियम के अंदर ड्रॉप आता नहीं है। तो पोटेंशियल जो मतलब एक हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, एकदम स्ट्रेट या सीधा एकदम लीन स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, कोई चेंजेस स्टैटिक मिलता है, कोई उसमें चेंजेस आते नहीं है। तो इसे हम कहते हैं प्लेटो फेज। क्या कहते हैं, प्लेटो फेज कहते हैं। तो ये डिपोलराइजेशन के बाद थोड़ा स्लाइट डिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद प्लेटो फेज देखने को मिलती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो लास्ट में वापस पोटेशियम चैनल थे वो क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं। ये कौन से चैनल है, ये कौन सा चैनल है, कैल्शियम चैनल है। ये कौन सा चैनल है, कैल्शियम चैनल है। और ये जो चैनल है ये है पोटेशियम चैनल है। ये कौन सा चैनल है, पोटेशियम चैनल है। तो जैसे ही प्लेटो फेज कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद
पोटेशियम चैनल खुलने लग जाते हैं और पोटेशियम एकदम फास्टली कम बाहर की ओर मूव करने लग जाता है। तो जैसे ही पोटेशियम बाहर की ओर मूव करेगा तो सेल का वापस पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वापस कैसा रीपोलराइजेशन होने लग जाएगा और पोटेंशियल हमें वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या हुआ कि सबसे पहले सोडियम फास्ट सोडियम चैनल खुले, डीपोलराइजेशन हुआ, -90 मिलीवोल्ट से +20 मिलीवोल्ट तक पहुंचा पोटेंशियल। वहां पे पहुंचने से क्या हुआ, पोटेशियम चैनल खुले, पोटेशियम चैनल खुल गए, सोडियम चैनल बंद हो गए। पोटेशियम चैनल खुलने से पोटेशियम की बाहर एंट्री हुई, बाहर जाने से क्या हुआ कि सेल का नेगेटिव जो पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर डेवलप हुआ था वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कम होने लग जाता है तो कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम चैनल खुलने से कैल्शियम की अंदर एंट्री होती है, पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं, कैल्शियम अंदर जा रहे होते हैं। तो साइमल्टेनियसली उनके अंदर कोई भी नेट पोटेंशियल चेंजेस कुछ होते नहीं है, कुछ भी ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो जो ग्राफ बनता है वो एकदम स्ट्रेट बनता है, स्टैटिक बनता है, तो उससे हम कहते हैं प्लेटो फेज कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, पोटेशियम एकदम वाइग्रसली बाहर मूव करने लग जाता है, जिससे क्या आ जाता है, डीपोलराइजेशन आता है। और ये सारी मैकेनिज्म के, तो जैसे कैल्शियम देखो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या जरूरी होता है, कैल्शियम जरूरी होता है। तो देखिए स्केलेटल मसल के अंदर जो फेज चलती है कैल्शियम की वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बट जो कार्डियक मसल के अंदर जो कैल्शियम वाली फेज चलती है बहुत लंबी होती है। इसकी वजह से कार्डियक मसल क्या करती है, बहुत स्ट्रांगली या बहुत समय तक क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। ये इसके पीछे का एक रीजन है। तो आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया कि ऐसे नोड कैसे इंपल्स जनरेट करता है और उस इंपल्स जो जनरेट हुए उसको मायोकार्डियल सेल या मायोकार्डियल मसल कैसे रेस्पॉन्स करती है। तो ऐसे नोड ने वहां से जो भी इंपल्स जनरेट की उसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ, कैल्शियम का रिलीज हुआ यहाँ पे और क्या हुआ, सारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। बाकी स्केलेटल मसल एज यूजुअल होती है, जो कार्डियक मसल होती है वो स्केलेटल मसल के जैसी ही होती है, ठीक है, स्ट्रिएटेड होती है, सब कुछ होता है बट इनवॉलंटरी होती है। बस यही एक जो कार्डियक मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है, स्ट्रिएटेड होती है। बाकी सारे जो नॉर्मल मसल में ट्रोपोनिन, मायोसिन, जो भी एक्टिन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते, सेम टू सेम होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। खाली यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, जो इनवॉलंटरी होती है और स्ट्रिएटेड होती है। तो इसे ना तो हम स्मूथ मसल कह सकते हैं और ना हम इसे कार्डियक मसल मतलब स्केलेटल मसल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। तो आज बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हार्ट का जो साइकिल चलता है, कार्डियक साइकिल चलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट और लेटर ऑन हम पूरी हार्ट की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसे रेस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।